अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, दिस इज वेरिएंट 52 मई जून 2014 केमिस्ट्री। इसके अंदर बेसिकली द क्वेश्चन, द इन्वेस्टिगेशन इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ मेटल फ्रॉम ए मेटल कार्बोनेट विच इज हाइड्रेटेड। तो आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो आपको दिखेगा M2CO3.10H2O। तो जो कंपाउंड का आइडेंटिटी है, दिस इज M2CO3.10H2O। इट्स अ कंपाउंड गिवन टू यू। आपको बेसिकली कोर इन्वेस्टिगेशन इज टू फाइंड what M is, which metal has been used in this compound. Okay, let's start the question. Let's start working. The method is, you are supposed to heat the compound. First you will remove all the water of crystallization, and after that you will be able to calculate the mass, the metal M. अच्छा, इसको working start करते हैं. The first part is weigh a clean dry crucible and its lid. So let me show you. This is a crucible. इसे crucible बोलेंगे, थोड़ा सा डीप होगा, इस ऐसा कंटेनर, and this is called its lid. ये इसका lid है, crucible and its lid. So the first part is weigh a dry clean crucible and its lid. तो अब देखो बच्चों, बेसिकली दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसके अंदर बहुत अहम चीज क्या है, अगर इसका स्क्रीन क्लियर दिख रहा है आपको तो आप देखिएगा इसका डेसिमल पे फर्स्ट डिवीजन है, मतलब फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक ये रीड कर पाता है। इसका वैल्यू में फ्लक्चुएशन है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका जो एक्यूरेसी है दिस इज 0.1 ग्राम। तो इसके तमाम तर वैल्यूज, जितने भी मास के वैल्यूज लिखे जाएंगे, वो सब 0.1 ग्राम की एक्यूरेसी के साथ लिखे जाएंगे। अच्छा जनाब, लेट्स मूव टू द मेथड। वी आर क्लीन ड्राई क्रूसिबल एंड इट्स सॉलिड। आपने सिंपल ये बैलेंस लेके और इस बैलेंस के ऊपर क्रूसिबल और इसके लिड को लाइक दिस सेंटर में रख देना है। मेक श्योर कि उस वक्त फैन वगैरह ना चल रहे हों, इसका वैल्यू फ्लक्चुएट करता है। तो आपने इसके पैन के सेंटर में क्रूसिबल को रखा और जो भी मास का रीडिंग आएगा आपने उसे रिकॉर्ड कर लेना है। हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल x ग्राम mass of a crucible and its lid in grams। तो हमने अपने टेबल के अंदर ही मार्क कर दिया कि जो भी हमने मास रिकॉर्ड किया है दैट इज इन ग्राम। अच्छा, हमने इसकी कोई भी वैल्यू लिया, जो भी वैल्यू आएगा फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे आएगा। लेट्स सपोज x by प्लस z ग्राम। हमने इस तरीके से इसको रिकॉर्ड कर लेना है, जो भी वैल्यू आएगा। Mass of the crucible, the lid and the content Fb3. The next part is transfer all the Fb3 into the crucible and put the crucible on lid, and put the lid back onto the crucible. टेस्ट ट्यूब के अंदर, बीकर के अंदर, वॉच ग्लास के अंदर, किसी भी एक चीज के अंदर आपको कंपाउंड गिवन होगा, उसके ऊपर लेबल होगा Fb3, इस तरह का सॉलिड गिवन होगा। आपने क्या करना है, क्रूसिबल आपके पास मौजूद है, उसे चाहे तो बैलेंस के ऊपर ही रहने दीजिए। उसके बाद आपने सारा का सारा सॉलिड में ट्रांसफर कर लेना, लाइक दिस। सही है। अच्छा, उसके बाद एक नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा आपके पास। अब ये जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा, अब तक ये क्रूसिबल प्लस सॉलिड का है, आपने इसको रीवे करना है विद इट्स लिड। आपने लिड रख दिया। अब आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बनता है मास ऑफ द क्रूसिबल, द लिड एंड द कंटेंट विच इज Fb3, हाइड्रेटेड मेटल कार्बोनेट। ये आपका एक वैल्यू आ गया, आपने इस वैल्यू को वापस से रिकॉर्ड कर लेना। A B.C कुछ भी वैल्यू आ जाता है, बस उसे रिकॉर्ड कर लेना।
mass of the crucible, the lid and the content. इस content को करने से पहले what is the instruction? Instruction is reweigh the crucible, the lid and the content. हमने कर लिया. Place the crucible on the pipe clay triangle. Heat the crucible very gently for 5 minutes. अच्छा, अब हमारे पास हम जानते हैं कि बंसन बर्नर के ऊपर दिस इज योर ट्राइपॉड स्टैंड. आपने बंसन बर्नर के ऊपर ट्राइपॉड रखा हुआ है. दिस इज कॉल्ड पाइप क्लियर ट्रायंगल. पाइप क्लियर ट्रायंगल. आपने इस पाइप क्लियर ट्रायंगल को इसके ऊपर रखना है लाइक दिस. इसके बाद आपने इस क्रूसिबल को इसके ऊपर रख देना लाइक दिस. सिंपल, बहुत आसान तरीका है. और आपने इसको हीट करना है. हीट द क्रूसिबल वेरी जेंटली फॉर 5 मिनट्स. पहले आपने इसको 5 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर रखना है एंड देन फॉर फर्दर 5 मिनट्स स्ट्रॉन्ग हीटिंग के लिए आपने इसको छोड़ देना है. So we are supposed to heat it for altogether 10 minutes, 5 minutes gently heating and then 5 minutes strong heating. Next part is remove the lid and heat strongly. So first 5 minutes heat it gently with the lid and then the next part is remove the lid. So how will you remove the lid? See, the crucible is on the flame. This called tongs. आपने टोंग को हाथ में लेना है इस क्रूसिबल के ऊपर से like this you will remove the lid. आपने इसको रिमूव करना है first 5 minutes with the lid, next 5 minutes without lid. और उसके बाद आपने इसको गर्म कर देना है 5 मिनट्स के लिए. 5 से 6 भी हो जाए 5.5 तो एग्जैक्ट टाइम डज नॉट मैटर कि 5 मिनट्स के लिए ही करना है. अगर 5.23 सेकंड हो जाएगा 4.89 सेकंड हो जाएगा कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे. अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? You just need to put off the fire and leave the crucible to cool. Up by that time you will be waiting. Otherwise you may go with the next question. अगर आपसे कुछ पार्ट कर सकते तो उसका पार्ट कर लीजिए. अदरवाइज वेट कर लें. बेहतर होता है कि उस टाइम को कहीं ना कहीं कंज्यूम कर लें. अगर क्वेश्चन 1 ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं तो उसकी कैलकुलेशन का पार्ट कर लीजिए. क्वेश्चन 2 हीटिंग वाले क्वेश्चन में आमतौर पे आपको कहीं ना कहीं बीच में टाइम का स्लॉट मिलेगा तो उसको कहीं ना कहीं कंज्यूम कर लीजिएगा. इस पे टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा. नेक्स्ट पार्ट है आपका you should start question number 3. See, it's part of the instruction on the question. You should start question number 3 while cooling is taking place. तो आप question number 3 स्टार्ट करते हैं. question number 1 की वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं. When the crucible is cool enough to handle, reweigh the crucible, the lid and the contents. अब हम जानते हैं कि हीटिंग से पहले जो हमारे पास कंपाउंड था FB3 हमने आपको बताया इट वाज सोडियम कार्बोनेट Na2, इट वाज M2CO3 मेटल कार्बोनेट डॉट NH2O. ये वो कंपाउंड था. तो ये आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि M2CO3 डॉट NH2O इसके अंदर प्रोडक्ट रिलेशन मौजूद है. लेकिन जब आप इसको हीट कर लीजिएगा, जब आप इसको हीट कर लेते हैं M2CO3.10H2O हीटिंग के बाद जब आपने इसे हीट कर लिया उसके बाद हम जानेंगे कि ये ब्रेक हो जाएगा M2CO3 प्लस H2O में और ये तमाम का तमाम वाटर इन फॉर्म ऑफ स्टीम विल इवेपोरेट. तो जब ये इवेपोरेट हो जाएगा तो हमारे पास फाइनली M2CO3 बच जाएगा. इसके बाद थोड़ा सा मजीद शेयर कर लेते हैं चीजों को. तो ये मैंने सिर्फ एक आसान सी बात बताया कि whenever a hydrated compound is heated it breaks into the compound and water. See, mass of the crucible, the lid and the contents after heating. This is Lm.n gram. कुछ भी आपके पास एक वैल्यू आ गया. अब the next part is record in an appropriate form in the space below all your weighing and calculations including the mass of FB3 used and the mass of water lost. तो ये दो चीजें मुझे रिकॉर्ड करनी है टेबल के अंदर. mass of FB3 used in gram is xy.z. Sorry, mass of FB3 used. This is the mass of the crucible with the lid. This is the mass of the crucible, lid and FB3 which is called the content. So what you will do, simply subtract this part from this part
from this part. If I mark it 1, 2, 3. So for this part, mass of Mp3, 2 minus 1. बहुत आसान सी बात है, हर बच्चे को समझ आ जाएगी. Mass of water lost. अब देखिए, this is the mass of the crucible, the lid and the content after heating. This is the mass of the crucible and the lid with its content, which is Fb3. तो ये Fb3 hydrated compound, ये after heating mean only M2CO3 without water of crystallization. अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए तो मुझे water loss मिल जाएगा. So if I subtract 3 from 2, because 2 will be the bigger value. 2 के अंदर water crystallization मौजूद है, 3 में water crystallization नहीं है. So 2 minus 3 will give you the loss of mass of water. अच्छा, ये हमने ये तरीका मैंने बता दिया किस तरीके से आपने वैल्यूज लेनी है. अब हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमने कैलकुलेशन को कंटिन्यू करना है. थोड़ा सा चीजों को समझने के लिए हमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल डेटा रिक्वायर्ड है. सोच लें कि ये आया 3.54 ग्राम और ये आया 1.93 ग्राम, जो तरीका आपने अप्लाई किया. अब ये दो वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेशन कर सकते हैं. नाउ बी पार्ट 1 इज शो यू वर्किंग एंड एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर एप्रोप्रिएट का मतलब होता है बच्चों मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मैक्सिमम 4 सिग्निफिकेंट फिगर. इसके बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं. इन द फाइनल आंसर टू ईच स्टेप ऑफ योर कैलकुलेशंस use the mass of water lost on heating to calculate the number of moles of hydrated salt. आपको बेसिकली बी के पार्ट 1 में M2CO3.10H2O के मोल्स चाहिए. मोल्स ऑफ M2CO3.10H2O. आपको इसके मोल्स रिक्वायर्ड है, आपको इसके मोल्स रिक्वायर्ड है. What do you need? You need moles of M2CO3.10H2O. आपको इसके मोल्स रिक्वायर्ड है, इसके मोल्स रिक्वायर्ड है. इसके मोल्स निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, आपके पास मैथ ऑफ वाटर मौजूद है. आपने क्या करना है, सबसे पहले आप निकाल लेंगे मैथ ऑफ वाटर लॉस से ही हम वहां पे पहुंच सकते हैं. तो मेरे पास मैथ ऑफ वाटर है 1.93 ग्राम. दिस द मैथ ऑफ वाटर. हम क्या करते हैं, सिंपल इसको डिवाइड कर देते हैं 18 से टू गेट द मोल ऑफ वाटर. अब हमने सिंपल इसके आंसर की तरफ जाना है. 1.93 डिवाइडेड बाय 18, रिजल्ट इज 0.107. 0.107. This is the mole of water only. अब एक बात आप जानते हो, M2CO3.10H2O इसमें कंपाउंड का वाटर से रेशियो 1:10 का है. If 1 mole of the compound is there, so with every mole of a compound there are 10 moles of water. For example, if I take the example of CuSO4.5H2O, with every mole of copper sulfate there are 5 moles of water. Let's take the example of BaCl2.2H2O, with every mole of barium chloride there are 2 moles of water of crystallization. तो अब 1:2 का रेशियो हो सकता है, 1:10 का रेशियो हो सकता है, 1:5 का रेशियो हो सकता है, कोई भी रेशियो हो सकता है. हमने देखा कि ये वाटर का रेशियो आ गया, वाटर के मोल्स आ गए. अब अगर मुझे पूरे कंपाउंड के मोल्स निकालने हैं, दिस इज 1 with 10, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, 0.107 which is the moles of water, I will simply divide it by 10. अगर मैं इसे 10 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास कंप्लीट कंपाउंड के मोल्स आ जाएंगे. तो द रिजल्ट इज 0.0107. आसान सी कैलकुलेशन है. मेरे पास अब ये आ गए हैं पूरे कंपाउंड के मोल्स. मैंने डिवाइड द मोल्स ऑफ वाटर बाय 10, आई विल गेट द मोल्स ऑफ कंप्लीट कंपाउंड. अब मेरे पास ये तमाम मोल्स मौजूद हैं. इन तमाम मोल्स के बाद ये मेरे पास आ गए मोल्स ऑफ कंपाउंड और यही इसका आंसर है. मोल्स ऑफ कंपाउंड हमें चाहिए था, हमने मोल्स ऑफ कंपाउंड निकाल लिए. बी पार्ट 1 का आंसर मोल्स ऑफ कंपाउंड, मोल्स ऑफ M2CO3.10H2O. बी पार्ट 2 इज कैलकुलेट द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ M2CO3.10H2O. अब इसको बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपने
रिलेटिव फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है। हमारे पास मोल्स आ चुके हैं, हम जानते हैं रिलेटिव फॉर्मूला मास इज मास इन ग्राम्स ओवर मोल्स। मास इन ग्राम्स हमारे पास कंपाउंड का मौजूद है 3.54 ग्राम। इट वाज द मास ऑफ कंप्लीट कंपाउंड 3.54 ग्राम इज द मास ऑफ कंपाउंड divided by the moles of the compound 0.0107 will give you the MR of the compound. Let's divide it. 3.54 on 0.0107. The result is 330.8. 330.8 is the MR of the compound. Okay, let's switch to the part 3. Part 3 is identify M and solve FB3. अब हम इस मेटल कंपाउंड में से मेटल को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे दोबारा डिस्क्लोज करता हूँ। It's M2CO3.10H2O। हमें इसमें से M को आइडेंटिफाई करना है। इस पूरे कंपाउंड का MR मेरे पास मौजूद है। फॉर पार्ट 3 मैं इसके लिए क्या करूंगा, 330 is the total mass. You will subtract 10 moles of water, 1 carbon and 3 oxygen. See, 1 carbon is 12 plus 3 oxygen 16 times 3, और इसमें ऐड कर लेते हैं 10 moles of water. 1 mole of water is 18 times 10 is 180. This whole is equal to 240. 240, 240. 330 minus 240. 330 minus 330.8. 330.8 minus 240. Result is 90.8. लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, 19.8 is M2। हमें तो एक M चाहिए, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। अब हमने क्या करना है, सिंपल डिवाइडेड बाय 2, because there are 2M, you will divide this whole which is the mass of 2 times the mass of the element or metal divided by 2. 90.8 divided by 2, 45.4. 45.4 is the relative atomic mass of the metal. अच्छा जनाब, अब the next part is you are provided with a complete list of the metals. इस पार्ट में देखना बच्चों, एक पूरा लिस्ट प्रोवाइडेड है, मुझे पूरा लिस्ट प्रोवाइडेड है थर्ड पार्ट में, और ये बोलते हैं कि आप बताएं कि इसमें से कौन सा मेटल मौजूद है। अब ये जो मेटल 45.4 है आमतौर पे किसी से मैच नहीं करता, बट दिस इज अ क्लोजर वैल्यू टू अ ट्रू वैल्यू। नाउ वी नीड टू कंपेयर इट, like sodium is 23, potassium is 39, rubidium is 85.5. So it's more than potassium but less than rubidium. Now you need to compare 45.4, is it close to potassium? K is 39.1, 39.1, and rubidium is 85.5. अब हमें देखना है कि 45.4 किसके क्लोज है, तो for sure it's close to potassium. अगले पार्ट में बोलता है कि write the identity of M. What M is? What I will simply say, M is okay, or you can write the name potassium as well. आप इसका नाम पोटेशियम लिख सकते हैं। C part 1. C part 1. C part 1 is state the maximum error in the mass of Fp3 you recorded in A. तो बहुत आसान सा सवाल है, आपने एरर निकालना है, आपने सिर्फ देखना है कि लीस्ट काउंट ऑफ और द एक्यूरेसी ऑफ द बैलेंस, एक्यूरेसी ऑफ द बैलेंस, जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दिया हुआ उसका एक्यूरेसी लेंगे डिवाइडेड बाय मास ऑफ Fp3, क्योंकि उसी के अंदर आपने एरर
फाइंड करना है 3.54 times 100. Okay, I told you first, and if you forgot, no worries at all. X, Y, point Z, the least count or the accuracy of the instrument is 0.1 grams. Okay, यहाँ से आप वैल्यूज भी देख सकते हैं. अगर 0.1 ग्राम का accuracy है तो you will simply do 0.1 up on 3.54 times 100. जो भी आपका आंसर आएगा आप इसको 2 या 4 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं. सी के पार्ट 2 पे चलते हैं. Oh, it was the C part 2. C part 1 was state the maximum error in the mass of Fb3 you recorded in A. इसका पहला पार्ट बच्चों ये है. This is the second part which I just did. तो थोड़ा आसान कर लेते हैं चीजों. इसे 2 कर देता हूँ और बाद वाले को 1 कर देता हूँ. कोई फर्क तो नहीं पड़ता. समझ में तो फिर भी आता है बच्चों को. This is C1. मैक्सिमम एरर इसके मैथ में क्या हो सकता है? मैक्सिमम एरर इज ईदर द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और टाइम्स 2. आप ऐसे कुछ काम करना है. जी स्टूडेंट, सी पार्ट 1 था. क्वेश्चन इज स्टेट द मैक्सिमम एरर इन द मैथ. इसके मैथ में क्या एरर हो सकता है? सिंपली द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और टाइम्स 2. तो हम जानते हैं कि इसका लीस्ट काउंट 0.1 है. सी पार्ट 1 का आंसर हो जाएगा या 0.1 या 0.2. कुछ भी लिखेंगे दोनों हालतों में, दोनों सूरतों में एक्सेप्टेड. और मैं नेक्स्ट पार्ट बता दिया. अगर आप यहाँ पे 0.1 ले रहे हैं तो आप यहाँ पे 0.1 लेना है. एंड इफ यू हैव मेंशन 0.2 द एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो यू विल टेक 0.2. सिंपल. नेक्स्ट पार्ट इज सजेस्ट अ चेंज द मेथड दैट would improve the accuracy of the experiment. Explain your answer. The last part, आप कैसे इस एक्सपेरिमेंट का एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं? देखो बच्चे, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे जवाब हो सकते हैं. पहला जवाब ये है कि if I am using the instrument with the accuracy of 0.1, I may take balance with higher precision. अगर मैंने अभी 0.1 ग्राम का लिया है तो मैं नेक्स्ट ले सकता हूँ 0.01 एक्यूरेसी का. अगर 0.01 एक्यूरेसी का बैलेंस यूज किया है तो आप ले सकते हैं 0.001 एक्यूरेसी का बैलेंस. तो ये जो स्टेट में लिखा जा सकता है, यूज एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस विद द एक्यूरेसी ऑफ 0.01 ग्राम फॉर बेटर रिजल्ट्स. पहला जवाब. दूसरा जवाब क्या हो सकता है? दूसरा जवाब ये हो सकता है कि आपने जो मास ऑफ M2CO3.10H2 हो गई है 3.54 ग्राम. हम जानते हैं कि जब मास कम होगा तो उसमें चेंज भी कम होगा, वाटर लॉस भी कम होगा. और जब मास ज्यादा होगा तो वाटर लॉस भी ज्यादा होगा. लार्जर डेटा ऑलवेज हैव लेसर अनसर्टेनिटी. ये कानून याद रखिएगा, इट्स रूल. तो आप बोल सकते हैं कि वी में टेक लार्जर मास और अ ग्रेटर मास ऑफ Fb3. So greater change in this value, like more loss of water, hence less uncertainty in the data. This can be the answer. Third option can be when we were cooling it, maybe the water crystallization from the moisture they return into the compound. हो सकता है, बिल्कुल मुमकिनात में से है. तो उसका जवाब आप ये लिख सकते हैं कि use a desiccator. Desiccator is a component in which you may put the things with the lid, so moisture won't affect the actual compound. तो हम इसको use a desiccator, D-E-S-S-I-C-A-T-O-R, desiccator, use of a desiccator, use of a desiccator. It can be the answer. Larger mass of Fb3. और लास्ट हम बोल सकते हैं बैलेंस विद a higher accuracy, for example 0.01 gram. That's it. जवाब दे सकते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. मेरी चीज़ आपको समझ में आएंगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर कोई दूसरा क्वेश्चन अपडेट करूँगा. बहुत शुक्रिया.